सी ऐंठन नियतांक है ना, ऐंठन नियतांक, या यूं कह दें प्रति इकाई ऐंठन के लिए आवश्यक बलागुण। अब वो दोनों में से कुछ भी समझ जाओ। प्रति इकाई ऐंठन के लिए आवश्यक बलागुण, तो 5 गुणन के लिए आवश्यक बलागुण C5 हो गया, जैसा दिखता है ना। तो C दोनों तरह से समझा दिया। इकाई ऐंठन के लिए आवश्यक बलागुण, तो 5 ऐंठन के लिए आवश्यक बलागुण C5 हो गया, उसको टोआर लिख दिया है ना, सिंपल में लिख दिया ऐंठन। अब क्या होगा सब, एक बलागुण एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है, तो कुंडली को संतुलित होना यानी स्थिर होना ही पड़ेगा। एक दक्षिणावर्त घुमा रहा है, एक वामावर्त, तो कुंडली की संतुलन अवस्था में है ना। अतः लूप या कुंडली है ना, कुंडली की संतुलन अवस्था में है ना साहब, कुंडली को रोकना पड़ेगा सब। संतुलन अवस्था में टो बराबर टो रेस्टोरिंग, जहां पर दोनों बलागुण बराबर हो जाएंगे, विपरीत तो हिस्से, तो जहां पर दोनों बलागुण बराबर हो जाएंगे वहां परिणामी बलागुण 0 हो जाएगा, और परिणामी बलागुण जहां 0 हो जाएगा वहां कुंडली रुक जाएगी है ना। ए और बी से मान रख दो, टो का मान NiAb और टोर आर का मान C5, यानी धारा I बराबर, कांस्टेंट को देखो मैं इकट्ठा कर देता हूं, C कांस्टेंट, NaB कांस्टेंट, 5 है ना, सबको मैंने गैदर कर दिया, यानी I इज इक्वल टू K5, अर्थात I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, यानी स्पष्ट हो गया कुंडली के विक्षेप से धारा का मापन कर सकते हैं, क्योंकि साफ कह रहा है ये कुंडली का विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है, साफ कह रहा है, साफ कह रहा है, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये सिद्धांत है साहब, इसका मतलब कुंडली के घूमने से या कुंडली के विक्षेप से आप धारा का मापन कर सकते हैं कंफर्टेबली, साफ साफ दिखा रहा है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, कुंडली का विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। के का थोड़ा सा विशेष याद रखना, यहां पर के क्या है सब, C/NaB है ना। इसका मात्रक विशेष रूप से याद रखना, इसका मात्रक है एम्पियर, इसका मात्रक पूछ लेते हैं कई बार। इसको कहते हैं धारा मापी का परिवर्तन गुणांक, ये कहलाता है सब धारा मापी का परिवर्तन गुणांक। क्लियर साहब, यानी अगर कोई परिवर्तन होने हैं तो वो इस के द्वारा ही होने, के बराबर C/NaB। सिद्धांत साहब सहमत हो गए। अब आप समझ गए कि वास्तव में कुंडली के विक्षेप से धारा को माप सकते हैं। अब कुंडली का विक्षेप कैसे मापे, उसकी हर चीज सामने आएगी आपको, तो आपको लगेगा वास्तव में धारा मापी कितनी संवेदनशील और कितनी सोच विचार कर बनाई गई युक्ति है, जिसमें हर चीज की प्रिकॉशन रखी है, और सबसे पुरानी युक्ति है, सबसे पुरानी, वोल्ट मीटर मीटर से पुरानी है ना। तो सब अब कुंडली का विक्षेप माप लिया जाए तो धारा माप ली जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूं जो शुरू में समझाना चाहता था। कुंडली का विक्षेप मापने के लिए हमने ये रखा वृत्ताकार समतल दर्पण, हर चीज सामने आई। विद्युत तांबे का तार तो समझ ही गया आप, वही कुंडली है। अब वृत्ताकार समतल दर्पण क्यों रखा, अभी फास्फोर बांझ के तंतु वाली बात भी आएगी है ना। जैसे कुंडली घूमेगी तो हमने ये जो वृत्ताकार दर्पण चला रखा है ये भी घूमेगा। इस वृत्ताकार दर्पण से ही कुंडली का विक्षेप मापा जाएगा। अब कैसे, तो आपको यहां समझाता हूं मैं।
इस समतल दर्पण के ठीक सामने एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बोलते हैं लैंप स्केल व्यवस्था, है ना। थोड़ा सा समझना, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, अभी आपके सामने सारा टाइटल क्लियर हो जाएगा ना। ये सामने की ओर एक व्यवस्था है लैंप स्केल। अब देखो, इसमें एक स्केल होता है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का स्केल, और ये स्टैंड लगा दिया मैंने, थोड़ा सा छोटा सा ये स्टैंड लगा के दिखा दिया, है ना, ये स्टैंड। अब इसमें यहां होता है लैंप, ये तो स्केल है, इससे ही सिंपल, वो जैसे अपने फुट स्केल जिसको आप मानते हो वैसा सिंपल स्केल है ना। ये लैंप, अब आप ऐसे टॉर्च समझ लो, ये लैंप से सीधी लाइट जा रही है किस पर, इस पर, किस पर, वृत्ताकार समतल दर्पण, आमने सामने रखें, 1 मीटर दूर रखा है मान लो। अब यहां तो मैं लिखूंगा कैपिटल डी, तो क्या है सब, ये कैपिटल डी दूरी पर रखा है और लैंप से लाइट सीधी किस पे जा रही है, वृत्ताकार समतल दर्पण में, ठीक है सब। अब पहले इधर की बात पूरी कर दूं, जब ये लाइट इस समतल दर्पण पे आ रही है, समतल दर्पण का अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण 0 है, तो स्वाभाविक है बिंब और प्रतिबिंब एक ही जगह बनेंगे, या यूं कहते हैं आपतन कोण 0 होगा तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। लेकिन जैसे ही समतल दर्पण मुड़ेगा, जैसे फाई कोण मुड़ा, तो आपतित का अभिलंब से कोण फाई और परावर्तित का अभिलंब से कोण फाई, तो आपतित और परावर्तित के बीच में कोण कितना हो गया, 2 फाई। समझिए, दोबारा एक बार सुन ले। ये लैंप है, जो मैं लैंप स्केल व्यवस्था में, यहां से लाइट डलेगी किस पे, इस वृत्ताकार। अगर ये समतल दर्पण सीधा है तो बिंब का प्रतिबिंब आपतन कोण 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री, मतलब प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये समतल दर्पण थोड़ा सा मुड़ गया, ये मुड़ गया। अब मुड़ गया तो जैसे मान लीजिए आपतन कोण फाई, तो परावर्तन कोण भी फाई, तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच कुल कोण कितना हो गया, 2 फाई। अब इसका प्रतिबिंब स्केल पर बनेगा, तो साहब ये मान लीजिए स्केल पर यहां से जाने वाले बिंब का प्रतिबिंब यहां बना साहब, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इनके बीच की दूरी अपन ने मान ली स्मॉल डी। और लैंप स्केल व्यवस्था यानी लैंप की और समतल दर्पण के बीच की दूरी है ना, ये लैंप और ये समतल दर्पण, इनके बीच की दूरी अपन ने मान ली कैपिटल डी। थोड़ा सा ज्यूम करना पड़ेगा साहब आपको, है ना, लैंप और मिरर, इनके बीच की दूरी अपन ने मान ली कैपिटल डी। तो अब देखो कार्य प्रणाली में नाप के दिखाया, तो वर्किंग, कार्य प्रणाली वर्किंग में मैं आपको फाई मापना सिखा रहा हूं कि फाई को कैसे नापते हैं। अगर समतल दर्पण फाई कोण घूमता है, यानी कुंडली में फाई विक्षेप होता है, तो अभिलंब से आपतित किरण का कोण फाई और अभिलंब से परावर्तित किरण का कोण फाई, तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण कितना हो गया, कुल कोण हो गया 2 फाई। दूरी कितनी है, कैपिटल डी, और प्रतिबिंब और बिंब के बीच में दूरी कितनी है, स्मॉल डी, जो मैंने दिखा रखी है आपको। तो सब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से, है ना, कोण लिख ही दिया मैंने 2 फाई,
चाप स्मॉल डी, त्रिज्या कैपिटल डी, वो मैंने आपको समझा ही दिया सारा। कैपिटल डी तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये 1 मीटर दूर रखेंगे अपन व्यवस्था, है ना, तो कैपिटल डी तो कांस्टेंट है, या डी का मान 1 मीटर रख दो तो फिक्स हो ही गया। तो लैंप स्केल व्यवस्था और लैंप के बीच की दूरी तो आप फिक्स कर दो 1 मीटर, है ना। तो सीधी सी बात हुई कि डी नियत है, इसलिए फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। स्केल पर इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो आप स्केल पर नाप ही सकते हो, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, तो स्वाभाविक है अतः आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो साहब कुंडली का विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और विक्षेप बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बराबर होता है। तो डायरेक्ट बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ये प्रवाहित धारा के अनुक्रम, ऐसे धारा माप लेंगे। अब यार कुछ भी समझो आप, जैसे मान लो ये भी समझ सकते हो कि हाँ ऐसे विक्षेप नाप लेंगे और विक्षेप से धारा नप जाएगी। क्लियर सब? तो ये निलंबित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत, बनावट, सचित्र, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, प्रिंसिपल इसका याद रखना है आपको, और वर्किंग, और सामने जो व्यवस्था की कमी आ रही थी जो मुझे बतानी थी आपको, वो लैंप स्केल व्यवस्था। अब इससे संबंधित कुछ टॉपिक और है, छोटी छोटी बातें है ना, हल्की फुल्की बातों में अब आ जाइए सब। अभी कुछ जवाब देने बाकी हैं तो वो भी आ जाएंगे। धारा मापी की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी है ना, धारा मापी की सुग्राह्यता है ना, प्रिंसिपल वंश वगैरह सब तैयार हो चुका। सुग्राह्यता से क्या मतलब है यहां पर, यह सुग्राह्यता के क्या मायने हैं, यूं समझो आप। ऐसे समझिए, अल्पधारा या अल्प वोल्टता की उपस्थिति से धारा मापी में या धारा मापी की कुंडली में विक्षेप पर्याप्त हो, दिख जाता हो, तो स्वाभाविक ऐसे धारा मापी को हम अच्छा सुग्राही धारा मापी कहेंगे। सुग्राह्यता को देखो शुद्ध इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिविटी। अब स्वाभाविक है संवेदनशीलता किससे, जो अल्प मान के लिए भी ठीक ठाक विक्षेप दर्शाता हो। अब जैसे मान लीजिए सुई हल्की सी हिल के रह जाए तो वो तो फिर और बेकार चीज होगी अपने लिए, वो इतनी काम की चीज कहां रही अपने लिए। काम की चीज तो अपन तभी बोलेंगे ना उससे जब अल्प मान के लिए भी उसके विक्षेप अच्छे अच्छे होते हो, दर्शक देखने योग्य हो जाते हो, आराम से दिख जाते हो। ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि साहब थोड़े से विक्षेप के लिए विक्षेप बहुत सारे होते हो, फिर तो बहुत सारे विक्षेप के लिए मीटर ही अलग अलग बड़े बड़े बनाने पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो विजिबल हो। तो अल्प वोल्टता व अल्प धारा पर धारा मापी की कुंडली में विक्षेप पर्याप्त हो, दर्शन योग्य हो, तो इससे धारा मापी को अच्छा सुग्राही धारा मापी कहते हैं। सुग्राह्यता का मापन निम्न दो भौतिक राशियों से करते हैं। ए है ना, ए है धारा सुग्राह्यता, क्लियर, सेंसिटिविटी ऑफ करंट है ना। डेफिनेशन है इसकी सब, इकाई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राह्यता कहते हैं, या इकाई धारा से उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राह्यता कहलाती है। अब आई धारा पर उत्पन्न विक्षेप फाई मान रहे अपन लिखा आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई,
तो I धारा प्रवाह पर उत्पन्न विक्षेप फाई है, तो इकाई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप कितना हुआ, उसी को कहेंगे धारा फाई अपॉन आई। अब क्योंकि अभी अपन ने निकाला इसे I बराबर के फाई, तो स्वाभाविक है फाई अपॉन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन के, इसलिए धारा सुग्राहिता 1 अपॉन के लिख देंगे। अब क्योंकि के की वैल्यू भी अपन ने निकाल ली, के बराबर अपन ने लिखा सी अपॉन एन ए बी, रख दो सब। तो धारा सुग्राहिता उल्टा कर दो इससे, एन ए बी अपॉन सी, ये सब धारा सुग्राहिता आ गई। अब आप तो यही चाहोगे कि धारा सुग्राहिता अच्छी हो, अधिक हो, ताकि जो आपका धारा मापी हो शानदार कहलाए, अच्छा कहलाए, है ना। तो अधिक धारा सुग्राहिता के लिए सूत्र के अनुसार क्या क्या दिखता है अपने को, नंबर वन दिखता है कुंडली में फेरों की संख्या n अधिक होनी चाहिए, क्षेत्रफल भी अधिक होना चाहिए। देखो क्षेत्रफल अधिक कर नहीं सकते आप, क्योंकि हमारे जो चुंबक के ध्रुव खंड हैं उनके अंदर ही तो हमें समाहित करना है, तो वहां तो हम थोड़ा दायरे में रहना पड़ेगा चुंबकीय ध्रुव खंडों, है ना। पर वह फॉर्मूला दिखा रहा है तो लिख रहा हूं मैं, एन ए चुंबकीय क्षेत्र ये अधिक होना चाहिए, है ना, अधिक, तब ऐसा ही अधिक होगा, है ना। दूसरा है ऐठन नियतांक सी अल्प होना चाहिए, सी अल्प होगा तो ऐसा ही अधिक होगा। सी बराबर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, सी बराबर होता है ईटा पाई आर 4 अपॉन 2L। ईटा दृढ़ता गुणांक है, L लंबाई है, R त्रिज्या है। अब आप चाहते हो कि C अल्प हो, तो स्वाभाविक है धारा सुग्राहिता उच्च होगी, ये चाहते हो। अब C के अल्प होने के लिए दृढ़ता गुणांक, जिससे आपने कुंडली को निलंबित कर रखा है, लटका रखा है, उस पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ईटा अल्प होना चाहिए। दो पदार्थों के दृढ़ता गुणांक अल्प हैं, उनमें से एक पदार्थ तो है फास्फर ब्रांच और एक है क्वार्ट्ज। देखो फॉर्मूला कह रहा है सुग्राहिता बढ़ानी है तो C कम होना चाहिए, और C कम होने के लिए दृढ़ता गुणांक ईटा कम होने चाहिए, और क्वार्ट्ज है फास्फर ब्रांच इनका दृढ़ता गुणांक कम होता है ना। R अल्प होना चाहिए, ईटा पाई R4, R अल्प होना चाहिए। इससे ये क्या है, सब तार नहीं है, तार के बजाय क्या बोला इसको, तंतु बोला। तंतु का मतलब बहुत महीन पतला। L अधिक होना चाहिए, तो छत से लटकाया, है ना। तो सब आप फॉर्मूले में देख लीजिए कि ईटा कम, R कम और L अधिक, इसीलिए निलंबित कर रखा है, लंबाई अधिक ली है, और तंतु लिया है यानी बहुत महीन पतला तार लिया है, और फास्फर ब्रांच काम में लिया है। ये सब धारा सुग्राहिता खत्म। बी में आता है सब वोल्टा सुग्राहिता, है ना। इसको एसवी से कह देंगे अपन, ठीक है। इकाई वोल्टा पर उत्पन्न विक्षेप को वोल्टा सुग्राहिता कहते हैं। V वोल्ट पर उत्पन्न विक्षेप को अपन ने मान लिया फाई, तो इकाई वोल्टा पर विक्षेप कितना हो गया, SV इज इक्वल टू फाई अपॉन V। अब यदि कुंडली का प्रतिरोध हम कैपिटल R माने और धारा तो I माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने इकाई धारा पर उसी समय वोल्टा ली है, ये जिस समय धारा I है उसी समय वोल्टा V है। तो यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R है
तो V की जगह लिख दो आप IR, फाई अपॉन आई को क्या लिखते हो आप SI, तो साहब ऐसे कर दो SI अपॉन R, ये फाई अपॉन आई यहां लिख ही रहे सही। SI का मान चाहो तो यहां से रख दो नीचे से, या SI, ये SI NAB अपॉन C, तो ये SI का मान रख दिया NAB अपॉन C, और R यहां है इससे ही। अब एक पे कमेंट कर दिया, दूसरे पे कमेंट मत कीजिए, दूसरे पे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो साहब ये वोल्टा सुगराई था। अब ऐसे तो देखो मैं बताऊं छोटी छोटी चीजों में, ऐसे तो एक जैसे छोटी सी बात हो रही है वो खास नहीं है। देखो साहब बता दो, एक चीज है दक्षतांक। दक्षतांक का मतलब आप अंक वगैरह लिखेंगे तो अंक लिखने का क्या तरीका रहेगा आपका, तो इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा भाई मैं लिखूंगा 1, तो उस एक विक्षेप पर आने के लिए कितनी धारा चाहिए, मैं लिखूंगा जैसे 1 एम्पीयर लिखना है मेरे को, तो आपको मैं 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप देखूंगा, उस विक्षेप जहां आएगा वहां पे क्या लिख दूंगा 1। 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर फिर विक्षेप देखूंगा, जहां विक्षेप आएगा वहां कितना लिख दूंगा 2। 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर फिर विक्षेप देखूंगा, जहां विक्षेप आएगा उस जगह लिख दूंगा मैं 3। तो यहां पे यही कह रहा हूं मैं, है ना, इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को दक्षतांक कहते हैं। अब फाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा कितनी है I, तो इकाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा मतलब दक्षतांक ये कितना हो साहब, अभी उल्टा हो जाएगा I अपॉन फाई, है ना, देखो आप ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, ये फाई अपॉन आई है वो I अपॉन फाई है ना। अब I अपॉन फाई को स्वाभाविक आप डायरेक्ट क्या कह दोगे, K कह दोगे। K का मान आप जानते हो, K का मान C अपॉन NAB, तो ये C अपॉन NAB, तो अंक लिखने का ये तरीका है दक्षतांक, है ना। तो सब ये खत्म हुआ बेसिक प्रिंसिपल। मैं आपको बिगिनिंग से थोड़ा सा बात को समझा दूं, क्योंकि अभी एक पार्ट छोटा सा बाकी रह गया तो वो नेक्स्ट लेक्चर को जाएगा, है ना। ये देखो मैंने ये सिद्धांत कंप्लीट कर दिया, निलंबित कुंडली धारा मापी पढ़ा दिया। अब कीलकित कुंडली धारा मापी वगैरह में मेरे को जस्ट चित्र बनाना है। कीलकित कुंडली धारा मापी में ज्यादा कुछ भी मुझे करना रहता नहीं है ना। फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है, मीटर और वोल्ट मीटर, यानी ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज है। न्यूमेरिकल बुक्स के देख लेंगे थोड़े बहुत, बीच में हालांकि चित्रों के डाले थे, लेकिन अब क्या सोलेनॉइड का जैसे नहीं आया होगा, टोरॉइड का नहीं आया होगा, तो ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन फिर उनको ऐड कर लेंगे अपन, ऐसा करते हैं ना। तो अब मेरा काम रह गया कीलकित कुंडली धारा मापी का केवल चित्र बनाना काम रह गया, है ना। इसमें अब कुछ मेरा कोई खास करने योग्य इसमें अब मार्जिन नहीं रहा मेरे पास, है ना। ये बस निलंबित कुंडली धारा मापी को मैं कर चुका हूं। लास्ट लेक्चर मुझे नेक्स्ट वाला लेना है, तो बस अब आज यूं समझ लीजिए कि यहां इतना ही, है ना। ये जरूर समझ लीजिए कि निलंबित कुंडली धारा मापी जो आपने पढ़ा शानदार सुगराई है, फर्स्ट क्लास है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, एयर में ही लटकी है कुंडली, लेकिन सुगराई तो है, सुविधाजनक नहीं है। निलंबित कुंडली धारा मापी हर एंगल से आपको मजेदार लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन इसको अब जैसे मान लीजिए आपको जहां धारा नापनी है वहां धारा मापी ले जाना पड़ेगा भाई। हर एक चीज को आप प्रयोगशाला में लाके थोड़ी पटक पाओगे, क्लियर। तो निलंबित कुंडली धारा मापी एक तो ट्रांसपोर्टेशन उसका बड़ा अजीबोगरीब है, वो ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं सका, उसको एक से दूसरी जगह ले जाएंगे, फिर वहां ले गए, फिर वो वापस हैंग करेंगे, फास्फर प्रांज वगैरह के तंतु टूट जाएंगे,
झटका लगते टूट जाएंगे। तो एक से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, फिर वहां पे वही पूरा अरेंजमेंट जमाना एक टाइम कंज्यूमिंग है ना, और उसमें रिस्क भी है, कोई तंतु वगैरह टूट जाए वगैरह वगैरह। सेकंड थिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां कुंडली निलंबित हो, लटकी हुई हो, तो स्वाभाविक है कुंडली को कंपन करके यानी वाइब्रेशन करते हुए विराम अवस्था में आने में बहुत समय लगेगा। दोलन करती हुई धीरे 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 विराम हो, तो आप जब तक कुंडली स्थिर नहीं हो जाती आप विक्षेप पढ़ नहीं पाएंगे, और विक्षेप जब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे धारा पढ़ नहीं सकते। तो निलंबित कुंडली धारा मापी में दो चीजें, सुगराई तो शानदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दो समस्या उसमें बैठती हैं। एक समस्या तो ये बैठती है कि उस धारा मापी का को एक से दूसरी जगह ले जाना सुविधाजनक नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है वापस वही अरेंज करना। सेकंड उसमें जो है कि उसमें कोई भी रीडिंग आती है या वो माध्य स्थिति में आता है तो दोलन करता हुआ आएगा, दोलन करता हुआ जाएगा, तो वो दोलन जब खत्म होंगे तब जाके हम पढ़ पाएंगे। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए फिर स्वाभाविक है हमने उसी वजह से फिर किलकित कुंडली धारा मापी को बनाया। वहां आपको यह सुविधा नहीं रहेगी जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो बच्चों आज इतना ही है ना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।